हेलो भाइयों, जय श्री राम। आशा है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दिल्ली कोई पूर्ण राज्य का दर्जा उसको प्राप्त नहीं है, लेकिन इस बार जो चुनाव वहाँ पर हो रहे हैं वो इस तरह ज़बरदस्त और खींचतान वाले हो गए हैं कि वो इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया। दूसरे राज्यों की तुलना में भी एक छोटे से उपराज्य में इस प्रकार का माहौल देखकर सभी लोगों की मन में ये बात जिज्ञासा जरूर है कि आखिर दिल्ली में कौन जीतेगा। आइए आज अपन उसी के बारे में विश्लेषण करते हैं। शुरू में तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में संघर्ष होता है और अधिकतर कांग्रेस पार्टी ही सरकार बनाती आई। लेकिन 2013 के बाद जब से केजरीवाल की आप पार्टी आई तब से लेकर अब तक उन्हीं ने सत्ता संभाल रखी है और इस दौरान वो हमेशा चर्चा में रहे। कभी शराब घोटाला, कभी शीश महल, कभी झूठ बोलना, कभी पानी नहीं देना, कभी अब पिटाई हो जाना केजरीवाल की, तो कभी केजरीवाल के द्वारा अपने घर में बुला के मुख्य सचिव की पिटाई करना, अपनी ही सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई करना। इस तरह से माहौल हमेशा गर्म रहा और मीडिया में छाए रहे। मीडिया के लिए भी इन्होंने बहुत पैसा खर्चा किया। मीडिया का बजट इनका जो आप देखेंगे वो किसी विकास कार्य के बजट से भी कुछ ज़्यादा ही रहता था। तो अभी इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तो उतरना ही था, लेकिन कांग्रेस और आप पार्टी के साथ साथ इन लोगों ने एक जो इंडी गठबंधन बनाया था उसके तहत इनमें समझौता नहीं हो सका और राहुल गांधी ने कह दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी घोषणा तो कर दी और टिकट वितरण भी हो गया और उसके बाद राहुल गांधी वियतनाम चले गए। वहाँ जाने का औचित्य क्या था ये तो वही जाने, लेकिन जिस समय उनको दिल्ली में रहना था, चुनाव में शामिल रहना था, उस समय वो यहाँ से गायब रहे। तो ये कहा जाने लगा कि उनको किसी ने सलाह दी कि यदि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है तो इससे बीजेपी को ही फायदा होगा और बीजेपी जीत जाएगी। तो वो ये नहीं चाहते थे कि बीजेपी जीते, इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया। आए भी तो एक दिन बीमार हो गए, एक दिन मामूली तरह से रैली की और फिर उसके बाद फिर चुप बैठ गए। तो वहाँ के कांग्रेसी जो थे, जो वहाँ की कांग्रेसी इकाई है दिल्ली की, दिल्ली कांग्रेस की, वो बड़ी नाखुश नजर आई कि भाई आपने हमको उकसा तो दिया, खड़ा तो करवा दिया, लेकिन समर्थन के लिए आपको जब हमारे साथ होना चाहिए आप हमारे साथ नहीं हैं। तो ऐसी में उन्होंने उनको अकेला छोड़ दिया। जब ये बात बहुत गरमाई और ये नज़र आने लगा कि ऐसे में तो दिल्ली से कांग्रेस पूरी तरह से गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता हो या वहाँ का स्थानीय नेता हो, उसको यदि ऊपर वाले समर्थन नहीं देंगे
ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा। तो जब उनको ये समझ में आया कि नहीं, ऐसे में तो हमारी स्थानीय इकाई ही नष्ट हो जाएगी, हमारा नाम लेने वाला नहीं रहेगा कोई वहाँ कांग्रेस का, तो फिर उन्होंने आना शुरू किया। और उनके मन में केजरीवाल के प्रति कुछ खुन्नस भी है जो वो स्पष्ट नजर आती है। इसीलिए उन्होंने कहा अब यहाँ पर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और बिहार के वो तेजस्वी यादव, इन सब ने अपना समर्थन आप पार्टी को दे दिया। लेकिन शराब घोटाले में जिस प्रकार से इनका भ्रष्टाचार उजागर हुआ, एक मंत्रिमंडल का बहुत बड़ा तबका, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सब जेल पहुंच गए और फिर साथ साथ में मुख्यमंत्री भी। तो ये लोगों को स्पष्ट संदेश गया कि ये भ्रष्टाचार का कितना बड़ा अड्डा बन गया है। फिर उनका शीश महल बनाना, और अब वो जो अपनी सफाई देता है कि हम कुछ तो कोरोना के कारण कुछ नहीं कर पाए। लेकिन भाई, कोरोना में आपने अपना शीश महल तो बनाया, कोरोना में बाकी आप कुछ नहीं कर पाए, विकास कार्य बोलते हैं, लेकिन आपने शीश महल बनाया। आज जनता मुझसे यही पूछ रही कि भाई ये सड़कें बदहाल क्यों, यमुना अभी तक साफ क्यों नहीं हुई। आपने हर बार बोला कि अब मैं करा दूंगा, अब मैं बिल्कुल निश्चित करा दूंगा। तो अब आपकी बात का क्या भरोसा किया जाए। और वैसे भी उस आदमी की बात को भरोसा किया वहाँ की दिल्ली की जनता ने, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिस आदमी ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूँगा, लेकिन उसने समझौता किया। मैं बंगला नहीं लूँगा, उसने बंगला क्या, अब तो शीश महल तान दिया। मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, अब वो डबल सिक्योरिटी ले रहे, पंजाब की भी कमांडो को बुला रहा है। तो ये सब इसके बावजूद भी जनता उसको चुनती रही। तो क्यों? स्पष्ट है कि यहाँ जो उसने रेवड़ी संस्कृति की शुरुआत की, उसमें जनता फंस गई। और अब उससे निपटने के लिए ना तो कांग्रेस के पास, ना तो भारतीय जनता के पास इसका कोई दूसरा तोड़ है। तो इनके ही खेल में उनको भी उतरना पड़ा। और अब वही रेवड़ी कांग्रेस भी बांट रही है, भाजपा भी बांट रही है, जबकि ये बहुत ही खतरनाक भविष्य को संकेत करती है। इस तरह से शासन को द्वारा लुटाया जाना आगे के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा। यदि आप पूरे पैसे इसी तरह बांटते रहेंगे मुफ्त में, तो होगा क्या कि लोग एक तो मुफ्त का पाके आलसी होंगे, दूसरी बात, आपके पास जो पैसा विकास कार्यों में लगना है वहाँ के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपका जो दिल्ली है वो दिन ब दिन उसकी हालत बदतर होती चली जाएगी। तो अब ये लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ गया। अभी भी आकर जब उन पर शराब घोटाला और दुनिया भर के आरोप लगे तो फिर वो घबराए। अच्छा, उनके साथियों ने भी साथ छोड़ना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग तो जिनको टिकट नहीं मिली थी वो उनको छोड़कर चले गए। आज भी 7 विधायक आप पार्टी के, उन्होंने न केवल अपने विधायकी से इस्तीफा दिया बल्कि साथ ही साथ अपनी प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया।
तो ये केजरीवाल के लिए अब बड़ी उलझन वाली बात है कोई। इसीलिए, मगर एक बात है कि वो आदमी चालाक बहुत है। उसने जब अपने ऊपर शराब घोटाला और शीश महल आदि के बारे में आरोप लगते दिखे और मुद्दा उसी तरह गरमाता हुआ दिखा, तो उसने तुरंत यमुना में जहर का शिगुफा छोड़ दिया। हालांकि बहुतेरी जनता ने इस बात को अच्छे से समझ लिया कि ये सब उसकी केवल शोरशेबाजी है। चुनाव आयोग ने भी तुरंत उस पर एक्शन लिया। तो पहली बार तो उसने गोलमोल उत्तर दिए, फिर दूसरी बात भी उसने पूरे डिटेल में उत्तर नहीं दिए और कह दिया कि भाई आप हमारे अधिकारियों से पूछ लीजिए। भाई जिस पानी में अगर जहर मिला था तो उस पानी को कौन से जादू से उसके इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली में आने से रोक दिया कि जिस पानी में जहर था उसी को रोक दिया। ये तो एक बहुत बड़ी जादूगिरी हुई कि भाई वो नदी का बहता हुआ पानी, वो खास तौर से वो जो जहर वाला है, उसको रोक दिया जाना। तो इस तरह की ये बेवकूफ़ाना बातें वक़्त हमेशा करता है। हमेशा झूठ बात बोलकर लोगों को भरमाता है और झूठे आरोप लगाता है और बाद में उसके बाद माफ़ी भी मांगता है। अब यहाँ आइए कि केजरीवाल की हालत तो अभी ऐसी बुरी हो चुकी है कि ना केवल उसके साथ के लोग छोड़ रहे हैं, स्वाति मालीवाल जो उसकी सांसद थी, जिसकी उसने अपने घर में पिटाई करवाई थी, वो भी बढ़ चढ़कर इसके खिलाफ काम कर रही है। इसके साथ ही साथ अब ये स्थिति आ गई है कि ये सारे जो मंत्री हैं, ये लोग भी अपने अपने क्षेत्र में ही सिमट कर रह गए हैं। ये किसी दूसरी जगह जाकर प्रचार नहीं कर पा रहे। इनको अपने क्षेत्र की चिंता है कि हम चुनाव जीतेंगे या नहीं। यहाँ तक कि केजरीवाल भी अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पा रहा। सवेरे उठते साथ तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सीधा अपने क्षेत्र में भागता है और एक एक घर जा रहा है। ये भी एक बड़े मजे की बात है कि मुख्यमंत्री अब विधानसभा में एक एक घर जा रहा है। यदि आपने काम किया है, यदि आप बहुत अच्छे प्रशासक रहे, आपने अच्छा शासन किया, तो फिर आपको चिंता क्या थी। अगर आपने इतना सब कुछ देने के बावजूद यदि उसको एक एक घर जाने की नौबत आ गई है, तो उससे आप अंदाज लगा लीजिए कि उनकी हालत क्या हुई। अब आइए कांग्रेस पे। कांग्रेस में चूँकि मैंने कहा कि भाई इनको समर्थन शीर्ष नेताओं से नहीं मिल पा रहा था। भाई दिल्ली में ही राहुल गांधी हैं, दिल्ली में ही प्रियंका गांधी हैं, उनको कितनी देर लगती है? कम से कम क्या 2-4 घंटे में अपने क्षेत्र में जाकर नहीं जा सकते दिल्ली में? भाई आप दुनिया भर में इधर उधर जाते हैं। अब राहुल गांधी चुनाव प्रचार छोड़कर उसको महू जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? तो महू चले गए। तो ये बात साफ दिखती है कि उनका अभी भी ये पूरी ताकत से लड़ने का मन अभी भी नहीं दिखता। लेकिन जो लोग खड़े हैं वो भी बहुत अब असंतुष्ट हो चुके हैं अपने शीर्ष नेताओं से। और ये बहुत गलत नहीं होगा कहना कि अगर ये लोग भी टूटकर बीजेपी से जा मिले, यदि जीत के आते हैं तो भी, और नहीं जीतते हैं, हारते हैं तो भी, क्योंकि उनको तो वहाँ पर राजनीति करनी है अपने क्षेत्र में। तो जब राजनीति करनी है और जब आपकी पार्टी कोई साथ नहीं देती, तो आपके पास क्या चारा रहेगा? तो ऐसी स्थिति में बहुत संभावना दिख रही है वहाँ के नेताओं में, जिस प्रकार की चर्चा है कि बहुत सारे कांग्रेसी भी अब टूटकर बीजेपी में जाने वाले हैं। इवन चुनाव में भी जो चुनाव लड़ जरूर रहे हैं, मगर वो अंदरूनी सपोर्ट बीजेपी को कर रहे हैं। अब
इसमें एक क्षेत्र है केजरीवाल के अगेंस्ट में, जो संदीप दीक्षित खड़े हुए हैं, वो तो अपना दुख पहले ही बता चुके हैं, जो उनको शीर्ष नेताओं का सपोर्ट नहीं मिला। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान यह भी बताया कि जब शीला दीक्षित जी के ऊपर झूठे आरोप लगे थे और वो लड़ रही थी, तब भी शीर्ष नेताओं के साथ नहीं देने से वो दुखी थी। और अब संदीप दीक्षित इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि उनको अपनी माँ के प्रति जो कर्तव्य है, कि माँ के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए थे केजरीवाल ने, उसके प्रतिकार स्वरूप संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं। और वो केजरीवाल जैसे मर्यादाहीन और धूर्त राजनीतिज्ञ नहीं है। तो इसलिए ये समझा जा रहा है कि सहानुभूति का वोट संदीप दीक्षित को मिलेगा, और इसकी वजह से यहाँ तक कि केजरीवाल के भी हारने की पूरी गारंटी है। मनीष सिसोदिया, आतिशी मार लेना, इनके भी क्षेत्र में इनकी स्थिति अभी बहुत ऐसी नहीं कही जा सकती कि ये जीत जाएंगे। यहाँ तक कि केजरीवाल, तो मैंने कहा कि संदीप दीक्षित उनको बहुत बुरी तरह से टक्कर दे रहा है। परवेश वर्मा उनके खिलाफ है, वो भी एक मजबूत प्रत्याशी हैं भाजपा के। तो परवेश वर्मा और संदीप दीक्षित में कौन जीतता है, ये बात देखने लायक होगी। और यदि संदीप दीक्षित जीत भी जाते हैं तो ऐसा वहाँ के राजनीतिक विश्लेषकों का, पंडितों का ऐसा मानना है कि वो शायद भाजपा में शामिल हो जाएं, क्योंकि अभी भी उनके क्षेत्र में राहुल गांधी का कोई समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में अब ये दिख रहा है कि भाजपा तो जीत के आ रही है, और जैसा कि वहाँ के राजनीतिक पंडित ने अनुमान किया है, ये इस बार मैंने अपनी तरफ से कोई जोड़ घटाना नहीं किया, लेकिन जैसा इस बार वहाँ पर कहा जा रहा है, तो 50 से लेकर 55 सीट के करीब भाजपा को जीतने की उम्मीद है, और कांग्रेस से 4 या 5 सीट कांग्रेस को प्राप्त हो सकती है। लेकिन केजरीवाल के लिए इस बार दिल्ली बहुत दूर है। अब देखिए, चुनाव बहुत निकट है, क्या होता है ये वहाँ की जनता बताएगी। लेकिन अब जनता को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा कि उनको इस प्रकार की रेवड़ी संस्कृति से अपने को दूर करना होगा, क्योंकि ये मुफ्त की जो है रेवड़ी, ये हमारे लिए स्वयं के लिए नुकसानदेह है। यदि आप एक तरफ से आप पैसा पा रहे हैं तो आपको उसका नुकसान दूसरी ओर से हो रहा है। आज रोजगार देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, सड़कें बनाने के लिए पैसा नहीं है, कोई नया काम शुरू करने के लिए, स्कूल बनाने के लिए पैसा नहीं है, अपने सैलरी देने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। तो ये क्यों है? कारण यही है, मुफ्त की रेवड़ी। आज इस बात के लिए यही हम विराम देते हैं। धन्यवाद। और आप सबसे से निवेदन है कि एक बार लाइक ज़रूर कर लें, शेयर कर दें यदि आपको अच्छा लगा हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।